देखिए, आप लोग प्रॉब्लम्स को न समझते हैं और न उसे ठीक से हल करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों में से किसी ने पूछा है कि 5,000 रुपया ये धनी अधिकारिता न्यायालय की, और उसमें 5,000 रुपया रिकवरी ऑफ मनी, इसका सूट लाया जाना है, जिस पर 1,000 रुपए ब्याज लग चुका है, और पिक्यूनरी जुडिक्शन जिस कोर्ट का 5,000 रुपया है, क्या उसमें यह मुकदमा आ जाएगा इस आधार पर कि इस वाद में जो वाद की विषय वस्तु है उसका मूल्यांकन 5,000 रुपया है? यह पूछा है, और आप सबका उत्तर है यस, आ जाएगा। मूर्ख हैं आप सब। आपको सेक्शन 11 पढ़ाते समय जब रेस जुडिकेटा बताया जा रहा था, तब 11(4) उसमें कहा गया कि आप आक्रमण के सारे आधार जितने हो सकते हैं सब एक साथ लेंगे। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? आप ब्याज नहीं चाहते या तो छोड़ दीजिए ब्याज, ये आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप ब्याज चाहते हैं तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट, इसको अवॉइड करने के लिए वाद की विषय वस्तु का मूल्यांकन क्या हुआ? मूलधन प्लस ब्याज, यह हुआ। ठीक है ना? जिस धनराशि की रिकवरी का मुकदमा आप लाएंगे उसके संबंध में जितने अनुतोष आपको मिल सकते हैं, सबके लिए दावा उसी सूट में होना चाहिए। यह भी शायद 11 सबसेक्शन 5, ठीक है, स्पष्टीकरण 5 एक्सप्लेनेशन 5 में कहा जितने अनुतोष आपको मिल सकते हैं, एक वाद कारण से जितने भी अनुतोष आपको उपलब्ध हैं वे सारे के सारे आपको एक सूट में लेने चाहिए, अदरवाइज सेकंड सूट ये बार्ड हो जाएगा। ठीक है, रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल है। तो इस 5,000 रुपए उधार की धनराशि के संबंध में, उधार की धनराशि हो कैसी भी हो, किसी भी मद में उसकी वसूली होनी हो, लेकिन उस पर जो ब्याज लगा है वो इसी वाद कारण के संबंध में मांगा जाने योग्य अनुतोष है। और अगर आपने इस सूट में इसको नहीं मांगा तो 11(5) बाढ़ कर देगा, और आगे आदेश 2 देखेंगे, वाद हेतुकों का संयोजन। चलिए वो आगे की बात है, लेकिन सेक्शन 11 तो आपको बताया गया ना, और जिससे पूछा उससे भी अपेक्षा तो यही है कि उसे प्रत्येक कंटेंट देखना चाहिए। अगर आप सेलेक्टेड होकर कंटेंट को देख रहे हो तो फिर डेफिनेटली बातें नहीं आएंगी, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि आप अपने हिसाब से सेलेक्ट मत करिए कि क्या ठीक और क्या नहीं। आपको पूरा पूरा कंटेंट देखना होगा, तभी समस्याओं के समाधान हो सकते हैं। और कंटेंट को देखना ही नहीं होगा, यह विश्वास करना होगा कि जो कुछ आपको बताया जा रहा है वही ठीक है। तो इस बात की विषय वस्तु का मूल्यांकन कितना हो गया? 5,000 प्लस 1,000, ये कितना हो गया? 6,000। और जब 6,000 हो गया तो अदर देन पिक्यूनरी जुडिक्शन हो गया ये, और उस कोर्ट में ये नहीं आएगा। और अगर आपने उस कोर्ट में दायर किया तो धनी अधिकारिता संबंधित त्रुटि है कोर्ट के जुडिक्शन में। और अगर 1,000 रुपया आपने छोड़ दिया है, आपकी मर्जी है, छोड़ दीजिए, न्यायालय को किसी, ठीक है, किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में लाने के लिए छोड़ दीजिए अनुतोष। तो फिर छोड़े गए अनुतोष के लिए सेकंड सूट नहीं आएगा, और ये 1,000 रुपया आपका हमेशा के लिए चला जाएगा। इस स्थिति में आप तैयार हैं तो कर दीजिए। और आप लोग कुछ सोचते ही नहीं, चाहे जो कुछ उत्तर दे दिया।
जबकि आपको पूरी तरह जो कुछ बताया जा चुका उसे ध्यान में रखते हुए उत्तर देना चाहिए। और कम से कम इतना बताया जा चुका है कि मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट ये कब होगी कब नहीं होगी, इतना बताया जा चुका है। क्योंकि अब हम लोग इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट इस पर बात कर रहे हैं। वाद का दायर किया जाना, और वाद का दायर किया जाना यानी व्हाट प्रोसेस विल बी अडॉप्टेड बाय अस to institute a civil suit, in what circumstances a civil suit can be instituted, it has been discussed by us। ठीक है ना, वो अब डिस्कस करने को नहीं बचा है। नाउ वी आर स्टडीइंग द मैनर इन विच द सिविल सूट विल बी इंस्टीट्यूटेड। ढंग, इसकी बात हो रही है। पक्षकार कौन होंगे, कितने बाध्यकों का संयोजन होगा, हु इज कॉम्पिटेंट टू इंस्टीट्यूट ए सिविल सूट। ठीक है, व्हेन इट विल बी सेड दैट अ सिविल सूट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड, व्हाट विल बी द प्रोसेस टू कॉल द डिपेंडेंट। ठीक है, व्हाट विल बी द मैनर ऑफ प्लीडिंग। ठीक है ना, व्हाट विल बी द, व्हाट इज द प्लान, व्हाट इज द रिटन स्टेटमेंट, ये सब अब आएगा। तो इसलिए आप इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर ये तो 100% ठीक आना चाहिए, और विद प्रोविजंस ऑफ सीपीसी। ये नहीं आप अपनी मर्जी से उत्तर दे रहे हैं सिक्का उछाल के कि मेम आया तो आ जाएगा और पिट आया तो नहीं आएगा। इसका क्या मतलब हुआ? ठीक है, न तो प्रोविजंस देखना, ना कंटेंट ठीक से देखना, ना कंटेंट ठीक से सुनना, बस चाहे जो कुछ उत्तर देना है। ठीक है, शुरू करिए। कॉन्टेक्ट, हम लोग बात कर रहे थे प्रस्थापना। इसकी प्रस्थापना में उसने कहा था कि जबकि एक व्यक्ति किसी बात को करने या करने से प्रवृत्त रहने की अपनी रजामंदी है, यानी अगर आप किसी काम को प्रतिग्रहिता के प्रति, यानी जिसकी रजामंदी आप प्राप्त करना चाहते हैं, अपने कार्य या कार्य विरति के प्रति, उसके प्रति उस कार्य या कार्य विरति को बनाए रखने के लिए आप पहले से ही आबद्ध और केवल उससे जानकारी चाहते हैं कि हम किस दिन आपके प्रति मेरा जो कर्तव्य है किसी कार्य को करने का या किसी कार्य से विरत रहने का, वो करें, तो ये आपकी ओर से प्रस्थापना नहीं है। हम आपको 1000 रुपया देने के लिए आबद्ध, या हम आपको लैपटॉप देने के लिए आबद्ध, पूर्व में की गई किसी संविदा के आधार पर या किसी अन्य घटना के आधार पर जिसके कारण से आपने लैपटॉप का स्वामित्व तो पहले ही अर्जित कर लिया, और हम आपको प्रस्थापना दें कि अमुक लैपटॉप हम आपको अमुक दिन देने को तैयार हैं, तो लैपटॉप के संबंध में ये मेरी जो रजामंदी है, इसको प्रस्थापना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनफैक्ट ये रजामंदी है ही नहीं। ये तो मेरे ऊपर जो बाध्यता आरोपित है लैपटॉप के संबंध में, उस बाध्यता को हमने रजामंदी कहना शुरू कर दिया है। यदि किसी कार्य को किसी के प्रति करने या किसी के प्रति किसी कार्य से विरत रहने के संबंध में मेरे ऊपर कोई बाध्यता नहीं है, हम पूर्णतः स्वतंत्र हैं कि हम किसी के प्रति किसी काम को करें या किसी के प्रति किसी काम को न करें। और तब जब हम किसी व्यक्ति के प्रति कुछ करने या न करने का निर्णय लेते हैं, तो यह कहा जा सकता है कि संबंधित व्यक्ति के प्रति
हमने कुछ करने या न करने की अपनी रजामंदी ये जाहिर की है। ठीक है ना, रजामंदी स्वतंत्रता का प्रतीक है। ठीक है ना, विलिंगनेस अंग्रेजी में उसने कहा है। तो विलिंगनेस का अर्थ हुआ स्वतंत्रता पूर्वक इच्छा की अभिव्यक्ति। तो जब हम किसी के प्रति कुछ करने को या न करने को स्वतंत्र बने हुए हैं और फिर हम उसके प्रति कुछ करने या न करने का निर्णय करें, तो यह कहा जा सकता है कि हमने उसके प्रति कुछ करने या न करने की अपनी रजामंदी ये जाहिर की। अब सवाल है कि रजामंदी किस उद्देश्य से जाहिर की है। हम किसी के प्रति कुछ कर रहे हैं या किसी के प्रति कुछ करने से विरत रह रहे हैं सिर्फ अपनी ही इच्छा से, सिर्फ अपनी इच्छा से, तो भी इसका कोई एहसान दूसरे पर नहीं है। ठीक है, और इसके कारण से वो दूसरा, ठीक है ना, वो दूसरा जिसके प्रति हम किसी काम को कर रहे हैं या किसी काम को करने से विरत रह रहे हैं, मेरे साथ किसी संबंध से संबंधित नहीं हो जाता, क्योंकि मेरे ही समान वो भी स्वतंत्र है। उसने तो नहीं कहा कि आप मेरे प्रति अमुक काम को करो या मेरे प्रति अमुक काम को करने से विरत रहो, ये उसकी इच्छा तो नहीं है। उसने तो कुछ भी नहीं कहा। तो आपके द्वारा ये जो काम करने की या काम को न करने की अर्थात कार्य से विरत रहने की जो रजामंदी जाहिर की गई है, इसको प्रस्थापना हम कैसे कहें? इसका मतलब यह हुआ कि मेरी रजामंदी की यह अभिव्यक्ति अभी प्रस्थापना नहीं बन सकती जब तक कि उस व्यक्ति की जिसके प्रति इस रजामंदी को जाहिर किया गया है, ठीक है ना, उस व्यक्ति की अनुमति, उस व्यक्ति की कंसेंट अपने इस काम के प्रति हम प्राप्त न कर लें, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि मेरे कार्य या मेरे कार्य से प्रवृत्त रहने का जो काम है, इसने उस व्यक्ति को जिसके प्रति ये कार्य या प्रवृत्ति रखी गई थी उसको हमसे संबंधित किया, क्योंकि उसकी यह अनुमति, यही मेरे कार्य या कार्य विरति से हम दोनों को परस्पर संबंधित करेगी। अगर उसकी अनुमति आ जाए, यानी उसकी इच्छा से, वो अपनी इच्छा से अनुमति देगा, क्योंकि अगर इच्छा से अनुमति नहीं दी तब तो आप उसे अनुमति नाम भले ही दे दें, ठीक है ना, उसे नाम भले ही अनुमति का दे दें, लेकिन वास्तव में वो अनुमति होगी ही नहीं। है क्या कि हमें जो बातचीत करनी पड़ती है वो कैसे करनी पड़ती? भाषा के आधार पर। भाई हम लोग बातचीत कैसे करते हैं? भाषा के आधार पर। और भाषा ये कहां से पैदा हुई? मन से। और मन क्या है? मन द्वंद्व है। द्वंद्व है मीनिंग देर बाय ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, विरोधी चीजों का, ठीक है, सामंजस्य है मन। तो हम चीजों के लिए दो शब्द ही जानते हैं। हम जानते हैं या तो आदमी को सुख होता है या दुख होता है, ठीक है, लेकिन सही स्थितियों में जो सुख है वो तब होता है जब न सुख होता है न दुख होता है। लेकिन उस स्थिति के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है, वो तीसरी स्थिति है। उस तीसरी स्थिति के लिए हमारे पास कोई शब्द है ही नहीं। इसलिए हम या तो ये कह देते हैं सुख है हमें, और या हम कह देते हैं दुख है हमें।
लेकिन वास्तव में जो सुख माना जाता है तो तभी होता है जब न सुख हो न दुख हो, दोनों बातें नहीं हो, आदमी शांत है, ये तभी कहा जाता है। ठीक है ना। तो ऐसे ही है कि अगर जबरदस्ती दबाव से कोई अनुमति दी गई तो इनफैक्ट तो वो अनुमति है ही नहीं। अनुमति तो तभी है जब वो स्वतंत्र ढंग से दी गई हो। ठीक है ना। तो प्रस्थापना, इसके लिए क्या दो जरूरी चीजें। पहली चीज, प्रस्थापक ने कोई काम या किसी काम से स्वयं को विरत रखा हो और किस आधार पर, अपनी रजामंदी से, अपनी विलिंगनेस से, अपनी स्वतंत्रता से। ठीक है, किसी बाध्यता के अधीन होकर नहीं, वो पूर्ण स्वतंत्र होना चाहिए और अपनी पूर्ण स्वतंत्रता से किसी काम को करने या करने से विरत रहने की अपनी रजामंदी वो अभिव्यक्त करे। और ये अभिव्यक्ति वो जिसके प्रति करे, ठीक है ना, उसके प्रति ये अभिव्यक्ति उस व्यक्ति की अनुमति अभिप्राप्त कर लेने की इच्छा से की जानी चाहिए, उसे बताने की इच्छा से नहीं कि हम तुम्हारे प्रति ये करने वाले हैं। ठीक है ना। बहुत तरीके से बात होती है, बातें बहुत तरीके से होती है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने सीआरपीसी में पढ़ा था, उनका परिवाद क्या है। उनका परिवाद यह है, लिखित या मौखिक कथन जो इस आशय से किया गया है, जब तक आशय उसमें सम्मिलित नहीं होता, ठीक है, तब तक कथन परिवाद नहीं बनता। ठीक है, कथन अलग बात है, परिवाद अलग बात है। हम उस दिन फेसबुक पर देख रहे थे, मजा आ रहा था मैं देख देख के। कचहरी के बहुत सारे अधिवक्ता, अभी दिल्ली इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2 निर्णय आए। एक निर्णय में उन्होंने कहा मामला आपराधिक कार्यवाही पर आधारित था। ठीक है, उसमें 2 मैरिड पर्सन एक साथ रह रहे थे और एक साथ रहने के आधार पर उन्होंने लिव इन के आधार पर, ठीक है, ये कहा था कि हम लिव इन में हैं और लिव इन में रहना कोई अपराध नहीं है, इसलिए प्रोसीडिंग क्वेश कर दी जाए। ठीक है ना, जो आपराधिक कार्यवाही उनके विरुद्ध संस्थित की गई वो क्वेश कर दी जाए। उच्च न्यायालय ने उठाई, क्वेश कर दी, छपा अखबार में कि लिव इन में। अखबार वालों की समझ जितनी होती है उतनी ही होती है। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि लिव इन में रहना कोई अपराध नहीं है, सही है बिल्कुल, और माननीय उच्च न्यायालय ने प्रोसीडिंग क्वेश कर दी। ठीक उसी दिन या उसके अगले दिन अखबार के पेज पर छपा था, मामला सिविल था। ठीक है ना, और 2 लोग लिव इन में रहने गए। लिव इन में रहने के आधार पर उन्होंने कहा कि हम लिव इन में रह रहे हैं, ये निर्देशित कर दिया जाए कि हमारे सुपूर्ण जीवन में कोई हस्तक्षेप न करे। तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं, ये हो ही नहीं सकता, लिव इन में रहना शादीशुदा लोगों के लिए अवैध है। अब हो क्या रहा है, क्योंकि हमने आपसे कहा ना कि कोई पढ़ता ही नहीं है। हमने आपको 20 बार समझाया कि आपराधिक कार्यवाही अलग बात है, वो न्यूनतम नैतिकता का उल्लंघन है, और दीवानी मामले अलग ढंग के होते हैं। अवैध और अपराध ये अलग अलग है। तो उच्च न्यायालय ने ठीक कहा कि लिव इन में रहना 2 मैरिड पर्सन के लिए अपराध नहीं है। अपराध तो नहीं है वो, क्योंकि अपराध सिर्फ वही होता है जिससे स्टैट्यूट बुक अपराध घोषित करती है। अपराध का होना आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं कि जो आपको गलत लगता है वो अपराध है, और ऐसा कोई अपराध कहीं वर्णित नहीं है। इसलिए 2 मैरिड पर्सन का एक साथ रहना ये अपराध नहीं। अब हो सकता हमारे वीडियो पर भी कुछ आ जाए, ठीक है ना, क्योंकि सुनना तो है ही नहीं, पढ़ना तो है ही नहीं, वो तो शुरू बस कर देना है। ठीक है, यहां भी हो सकता कुछ आ जाए, और चूंकि वीडियो पर चीजें नहीं समझाई जा सकती, तो वीडियो पर चीजें नहीं समझाई जा सकती। ठीक है, वीडियो पर चीजें चूंकि समझाई नहीं जा सकती, तो अपराध और अवैध तो बिल्कुल अलग अलग बात है। अवैध है, चूंकि अवैध है इसलिए नहीं कहा जा सकता
कि आपकी साथ साथ रहने में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, तो नहीं कहा जा सकता, इसलिए ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं हो सकता। हाँ, चूंकि आपराधिक कार्यवाही ही नहीं है, अपराध ही नहीं वो, इसलिए वो आपराधिक कार्यवाही क्वैश होगी, ये बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। अब हम देख रहे थे 20 अधिवक्ता, क्योंकि अवैध क्या होता है, अपराध क्या होता है, इसमें तो कोई लेना देना तो ही नहीं। जो मन चाहे तो अपराध मान लो और जो मन चाहे तो अवैध मान लो, ठीक है। सब मन के आधार पर निर्णय लिए जा रहे हैं। तो कानून की फील्ड में सबसे बड़ी समस्या यही है। जो बेयर कह रहा है आप सिर्फ उसको लागू करें। बेयर कहता है कि प्रस्थापना ये क्या है, कार्य को करने, कार्य से विरत रहने की अपनी रजामंदी है। और रजामंदी का अर्थ है आप वो करने को स्वतंत्र हैं और वो न करने को भी स्वतंत्र हैं। और इसके बाद आपने कुछ करने या न करने का निर्णय लिया, तो लीजिए, लिया आपने, इसका दूसरे से क्या ताल्लुक? इसका दूसरे से ताल्लुक तभी जुड़ेगा जब वो आपकी प्रस्थापना के प्रति अपनी अनुमति ये दे, तभी तो दूसरा संबंधित होगा। और दूसरा तब अनुमति देगा जब आप अनुमति प्राप्त करने के आशय से उसे ये बताएंगे कि हम आपके लिए काम करना चाहते हैं या काम करने से प्रवृत्त रहना चाहते हैं, उसकी अनुमति प्राप्त करने के आशय से। अगर अनुमति प्राप्त करने का आशय नहीं है तो वही बात जैसे परिवाद और कथन अलग बात है, परिवाद अलग बात है। कथन तो सिंपल किया गया है, उसमें किसी प्रकार के आशय का कोई समावेश है ही नहीं, और इसीलिए उसे इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 8 के अंतर्गत सुसंगत नहीं माना, कथन को नहीं माना। लेकिन कथन जो परिवाद भी है उसको सेक्शन 8 में, धारा 8 एविडेंस एक्ट में सुसंगत माना है, क्योंकि कथन जो कि परिवाद भी है वो विशेष आचरण के साथ किया जाता है। उसे करने वाला पक्षकार, ठीक है, सिर्फ कथन नहीं करता बल्कि उस कथन के साथ उसका एक विशेष आचरण भी जुड़ा होता है। और वो विशेष आचरण कौन सा होता है? जो सीआरपीसी में या बीएनएसएस में उन्होंने कहा कि कथन इस आशय से, किससे करना? मजिस्ट्रेट से, कि मजिस्ट्रेट स्वयं में निहित विधिपूर्ण शक्तियों का उस व्यक्ति के संबंध में प्रयोग करे जिसे आप अपने परिवाद वाले कथन में स्वयं के प्रति अपराधकर्ता के रूप में दर्शित कर रहे हैं, उसके प्रति अपनी विधिक शक्तियों का प्रयोग करें। अब हमने कई बार जब परिवाद को समझाया तो हमने कहा आपसे कि आप घरों में भी देखें, आप माताजी पिताजी को सिर्फ ये बताते हैं कि अमुक व्यक्ति ने ऐसा कर दिया, ये अलग भाषा होती है। और जब आप उसकी शिकायत करते हैं, यानी उसके कार्य के प्रति परिवाद करते हैं अधिकार संपन्न व्यक्ति यानी माता पिता से, तो आपकी भाषा बदल जाती है, ठीक है। तो ये परिवाद कथन ही है, लेकिन ये विशेष प्रकार का कथन है, ये सामान्य कथन नहीं है। प्रत्येक परिवाद कथन है किंतु प्रत्येक कथन परिवाद नहीं होता, ठीक है ना। ऐसे ही आपने अपने कार्य को करने की या कार्य से विरत रहने की जो अपनी रजामंदी है, ये उस व्यक्ति को जिसके प्रति आप कार्य करने की या कार्य से विरत रहने की इच्छा रखते हैं, उसे सिर्फ बताई ये रजामंदी, तो आपने उसे प्रस्थापना दी है, उसे प्रपोज किया है, उसे प्रपोजल दिया है, ये नहीं माना जाएगा। केवल तब माना जाएगा जब आप उसकी अनुमति अपने द्वारा ये बताए जाने के आधार पर प्राप्त करना चाहते हैं। किसके प्रति? अपने काम के प्रति या अपने काम से विरत रहने के प्रति, उसकी अनुमति अभी प्राप्त करने के आशय से, ठीक है ना। यानी विद स्पेसिफिक इंटेंशन, आप विशेष आशय के साथ अपने कार्य को करने या कार्य से विरत रहने की अपनी इच्छा उस दूसरे व्यक्ति को बता रहे हैं। ये
बताना एक विशेष आशय के साथ होना चाहिए। यदि विशेष आशय के साथ नहीं है तो फिर आपने प्रस्थापना दी है ऐसा नहीं कहा जाता है। और जिसके प्रति आपने इस प्रकार से प्रस्थापना दी है अर्थात अनुमति प्राप्त करने के आशय से उसे प्रस्थापना देने के ढंग के बारे में, ठीक है ना, कैसे आप गए उसके कान में कहे आए कि भाई हम तुम्हारे प्रति ये काम करना चाहते हैं या तुम्हारे प्रति इस काम से विरत रहना चाहते हैं, आप अपनी अनुमति दे दीजिए। आपके कान में कहा तो आपने जाना और उसने जाना, बस इसके अलावा किसी ने नहीं जाना। ठीक है, इस ढंग से नहीं देंगे क्योंकि संविदा अधिनियम का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है? वो उद्देश्य है कि यदि संविदा से बाध्य हुए पक्षकारों के बीच झगड़ा हो जाए, ठीक है ना, उन बातों को लेकर जिन बातों के आधार पर दोनों परस्पर संविदा से संबंधित हुए थे तो न्यायालय निर्णय कर सके कि क्या वाकई उन दोनों पक्षकारों के बीच कोई संविदा हुई थी। ठीक है, क्योंकि प्रथम निर्णय तो इसी बात पर होगा कि क्या वाकई उन दोनों के बीच कोई संविदा हुई थी, और संविदा हुई थी या नहीं ये धारा 10 के आधार पर देखा जाएगा। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि एक वही संविदा धारा 10 के मुताबिक की जाती है, और 2H में जो संविदा की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी थी उसमें होते 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 अंततः बात यहां आ गई थी कि कोई संविदा तब तक जन्म नहीं ले सकती है जब तक कि प्रस्थापना न दी गई हो। ठीक है ना, इट इज द फर्स्ट स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ द कॉन्टेक्ट। संविदा की दिशा में प्रथम कदम, ये संविदा की दिशा में प्रथम कदम ये प्रस्थापना से ही उठेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि एक विधिक ढंग प्रस्थापना का क्या है, क्योंकि अगर प्रस्थापना विधिक ढंग से नहीं हुई तो देयर इज नो प्रपोजल। क्योंकि कानून अगर किसी भी काम को करने का कोई ढंग ये निर्धारित कर देगा तो फिर आपको काम उसी ढंग से करना होगा, अन्यथा माना यह जाएगा आपने काम किया ही नहीं। ठीक है ना, तो प्रस्थापना करने का विशेष ढंग, क्योंकि प्रस्थापना की डेफिनेशन में ही बता दिया, इसलिए आपको प्रस्थापना उसी ढंग से करनी पड़ेगी। ठीक है ना, और चूंकि संविदाएं अनेकों कामों को करने के लिए की जाती है इसलिए यहां पर सामान्य शब्दों का उपयोग हुआ है कि प्रस्थापना में प्रस्थापक यानी जो प्रपोजल दे रहा है वो क्या करता है, कोई काम या किसी कार्य से विरत रहने की अपनी जो रजामंदी है वो किसी की अनुमति अपने कार्य या कार्यविरत के प्रति प्राप्त कर लेने के उद्देश्य से, ठीक है ना, जब उसे क्या करता है, संज्ञापित करता है। ठीक है, अपनी कार्य या कार्य से विरत रहने की अपनी इच्छा जो उसकी है, जो उसकी रजामंदी है, ठीक है ना, उस रजामंदी को उस अन्य व्यक्ति की अनुमति अभिप्राप्त करने के दृष्टि से जब संज्ञापित करता है, कम्युनिकेट, ठीक है, तो यह कहा जाता है कि प्रस्थापक ने संबंधित व्यक्ति को प्रस्थापना दी है, प्रपोज किया है। यानी प्रस्थापना के 2-3 इसेंशियल इंग्रेडिएंट आ गए। सबसे पहली शर्त जो प्रस्थापना पूरी करनी होगी वो क्या होगी कि आप कार्य या कार्य से विरत रहने की अपनी रजामंदी इसको अभिव्यक्त करें, अर्थात आप पर कार्य या कार्य से विरत रहने की कोई बाध्यता ये नहीं होनी चाहिए, और कार्य या कार्य से विरत रहने की अपनी ये रजामंदी है, किसी व्यक्ति की अनुमति है, ठीक है ना, किसी व्यक्ति की अनुमति इस कार्य या कार्य विरत के प्रति प्राप्त करने के उद्देश्य से
कर लेने के आशय से उसे अपनी ये रजामंदी संज्ञापित करें, कम्युनिकेट करें, बताएं नहीं, इंफॉर्मेशन उसे न दें। देखिए, आप अपने कार्य या कार्यविरत रहने की जो रजामंदी है उससे उसे इन्फॉर्म नहीं करेंगे, उसे सूचित नहीं करेंगे, उसे कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। अगर आपने कम्युनिकेट नहीं किया तो यह नहीं कहा जा सकता कि आपने उसे प्रस्थापना दी है, क्योंकि प्रस्थापना करने का यही ढंग यहां बताया है। तो कम्युनिकेट, इसका क्या अर्थ होगा? तो सेक्शन 3 बताता है, कहता प्रस्थापना, प्रतिग्रहण, प्रस्थापना, प्रस्थापनाओं का प्रतिग्रहण और प्रस्थापनाओं और प्रतिग्रहणों का प्रतिसंहरण, ये तीनों चीजें, ठीक है ना, ये तीनों चीजें क्रमशः प्रस्थापना करने वाले, प्रतिग्रहण करने वाले या प्रस्थापनाओं और प्रतिग्रहणों का प्रतिसंग्रहण करने वाले व्यक्ति के किसी ऐसे कार्य से हुआ समझा जाता है, ठीक है, जिस कार्य के माध्यम से क्या करता है वो? प्रस्थापना का प्रतिग्रहण, प्रस्थापना की संसूचना, ठीक है, प्रस्थापना का प्रतिग्रहण और प्रस्थापना और प्रतिग्रहणों के प्रतिसंग्रहण की संसूचना करने का आशय रखता है या करने का प्रयास रखता है, ठीक है ना, करने का प्रयास रखता है, यह बताता है। तो धारा 3 अभी बहुत विस्तार से हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना, वो बताएंगे जब प्रतिग्रहण भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये समझ रहे हैं कि आप, उसने कहा किसी ऐसे कार्य से हुआ समझा जाता है, किसी ऐसे कार्य से हुआ समझा जाता है जिस कार्य को प्रस्थापना की संसूचना देने वाला व्यक्ति, प्रस्थापना की संसूचना देने वाला व्यक्ति कौन है? प्रस्थापक, जो प्रस्थापना कर रहा है, उसके किसी ऐसे कार्य से हुआ समझा जाता है जिस कार्य के माध्यम से वो प्रस्थापना की संसूचना देने का आशय रखता है या प्रस्थापना की संसूचना देने का प्रयास रखता है, ठीक है। तो आशय रखता है या प्रयास रखता है, ये दोनों ही शब्द इस बात को ध्वनित कर रहे हैं कि प्रस्थापना की संसूचना जिस कार्य के माध्यम से होगी उस कार्य को खुला काम होना चाहिए, खुला काम होना चाहिए। इन शब्दों का क्या अर्थ है? इन शब्दों का अर्थ यह है कि उस काम को इस प्रकार किया जाना चाहिए कि अन्य लोग उस कार्य के किए जाने के साक्षी बन सकें। किस कार्य के? जिस कार्य के माध्यम से आप प्रस्थापना की सूचना दूसरे को दे रहे हो। जब प्रस्थापना की सूचना देने वाला काम आप इस खुले प्रकार से करते हो, ठीक है ना, कि प्रस्थापना की सूचना देने वाले कार्य के किए जाने का साक्ष्य, ठीक है, ये उपलब्ध हो जाता है, तब ये कहा जाता है कि आपने प्रस्थापना की संसूचना देने का कार्य आशय पूर्वक कर दिया है, ठीक है ना। आपने जिससे आप प्रस्थापना करना चाहते थे उसे फोन किया और अपने कार्य से या कार्य से विरत रहने की जो रजामंदी है वो उसकी अनुमति प्राप्त करने की दृष्टि से उसे बताइए। फोन के द्वारा बताया जाना, ठीक है ना, फोन के द्वारा बताया जाना, ये उसे संसूचित करने का आशय रखता है या उसे संसूचित किए जाने का प्रयास रखता है। यद्यपि यह हो सकता है कि फोन पे वो बात कर रहा था और आपकी बात पे ध्यान ही नहीं दे रहा था, आपकी बात पे ध्यान नहीं दे रहा था, इसलिए आपने वो हाँ 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 किए जा रहा था आपकी बात के प्रति, ठीक है, इसलिए आपकी प्रस्थापना वो संसूचित नहीं हुआ। लेकिन चूंकि आपने ऐसे कार्य के माध्यम से उसे संसूचना की है,
ठीक है ना। जिस कार्य के माध्यम से आप अपने कार्य या कार्य से विरत रहने की रजामंदी उसे संसूचित करने का आशय रखते थे और साथ ही साथ संसूचित करने का प्रयास ये भी आपने किया, ठीक है। वो संसूचित नहीं हुआ ये अलग बात है, दोनों बातें हो सकती थी। हो सकता संसूचित हो जाता, हो सकता संसूचित हो जाता, और ये भी हो सकता है कि संसूचित नहीं हुआ। लेकिन चूंकि आपने वो सब कर दिया जो कुछ आप अपने स्तर पर कर सकते थे, अर्थात आपने प्रस्थापना के तौर पर अपने द्वारा कोई काम किए जाने की या कार्य से विरत रहने की रजामंदी उसे ऐसे कार्य के माध्यम से, जिस कार्य के माध्यम से आप इस रजामंदी को उसे संसूचित करने का आशय रखते थे या उसे संसूचित करने का प्रयास रखते थे, उसकी अनुमति अभी प्राप्त करने के दृष्टिकोण से उसे संसूचित कर दी है। इसलिए आपके पार्ट पर अब यह मान लिया जाएगा कि आपने उसे विधिक तौर पर प्रस्थापना दे दी है, ठीक है ना। आपके पार्ट पर यह माना जाएगा। अब गेंद उसके पाले में चली गई, अब वो प्रतिग्रहण करेगा तो प्रस्थापना वचन में परिवर्तित होगी, और प्रतिग्रहण नहीं करेगा तो बात खत्म हो गई। लेकिन अब गेंद उसके पाले में है, ठीक है ना। तो आप विधिक तौर पर प्रस्थापना करो। इसके लिए जरूरी है कि आप क्या करें, कार्य या कार्य से विरत रहने की अपनी रजामंदी उस व्यक्ति को जिससे आप प्रस्थापना करना चाहते हो उसकी अनुमति प्राप्त करने के दृष्टिकोण से, ठीक है ना, उसे अपनी ये रजामंदी संसूचित करो, ठीक है ना। सूचित नहीं, संसूचित करो, ठीक है। सूचित नहीं करनी है, खूब ध्यान रखना है, संसूचित करो। जब आप ऐसा कर दोगे तो आपने विधिक तौर पर प्रस्थापना की है ऐसा माना जाएगा। जब तक आप ऐसा नहीं करते तब तक आपने प्रस्थापना की ही नहीं है। भले ही आपने अपनी रजामंदी उसे बताई है लेकिन संसूचित नहीं की, सूचित की है। संसूचित करना चाहिए था आपको, और संसूचित आप करेंगे कैसे? धारा 3 बता रहे, किसी ऐसे कार्य के माध्यम से जिस कार्य के माध्यम से आप उसे संसूचित करने का या तो आशय रखते थे और या प्रयास रखते थे। हाँ, ये ठीक है कि आशय और प्रयास रखने वाले कार्य के द्वारा संसूचना किए जाने के बावजूद यह संभव है कि वो संसूचित न हुआ हो, ठीक है ना। और यह भी संभव है कि संसूचित हो गया हो, लेकिन तब ऐसा माना जाएगा कि आपके पार्ट पर अब कोई गलती नहीं है और आपने विधिक अर्थों में संसूचना प्रस्थापना कर दी है, ठीक है ना। तो प्रस्थापना, ये अब प्रस्थापनाओं का एक और प्रकार भी हो सकता है, ठीक है ना। प्रस्थापना क्या है ये उसने बता दिया कि प्रस्थापना ये, ठीक है। और प्रस्थापना आपको कैसे करनी चाहिए, और प्रस्थापना यही अंततः संविदा का आधार है। लेकिन प्रस्थापनाएं ऐसी भी हो सकती हैं जो कैसी हो, विशेष व्यक्ति को न की गई हो, ठीक है। प्रस्थापना की परिभाषा, इसे पढ़ने से ऐसा लगता है कि प्रस्थापना एक निश्चित व्यक्ति को ही की जा सकती है, ठीक है। कहता ना, जब प्रस्थापक ने अपनी कार्य, किसी कार्य को करने या किसी कार्य से विरत रहने की रजामंदी, ठीक है, दूसरे को इस आशय से संज्ञापित की है कि वो उस कार्य या कार्य विरत के प्रति उसकी अनुमति प्राप्त करे, तो उसकी मीनिंग दरबाई वो पर्सन जिसके प्रति इस प्रकार की अनुमति, ठीक है, प्राप्त करने की इच्छा से, ठीक है, रजामंदी संज्ञापित की गई है, वो व्यक्ति एक निश्चित व्यक्ति है और प्रस्थापना करने वाला इस व्यक्ति को जानता है। ये डेफिनेट आदमी है, ये निश्चित व्यक्ति है,
ठीक है ना। ए ने बी को प्रस्थापना दी, बी ने सी को प्रस्थापना दी, बी भी डेफिनेट आदमी है और सी भी डेफिनेट आदमी है, ठीक है। जो परिभाषा है वो पढ़ने से ऐसा लगता है, लेकिन है क्या कि कानून में जो नहीं लिखा है वो भी पढ़ा जाता है। तो अंग्रेजी विधि में हमने कहा ना, जो अंग्रेजी विधि है उसे इसीलिए हम लोग भारतीय संविधान अधिनियम के साथ पढ़ते हैं अंग्रेजी विधि, अर्थात जो अंग्रेजी इनेक्टेड लॉ है, सॉरी इनेक्टेड नहीं, जो केस लॉ है, निर्णय विधि है, उसको हम इसीलिए भारतीय संविधान अधिनियम के साथ पढ़ते हैं क्योंकि भारतीय संविधान अधिनियम की धाराएं इंग्लैंड में डिसाइड हुए मुकदमों के आधार पर बनाई गई हैं। तो इंग्लैंड में निर्णय विधि पूर्व में ऐसी थी। फिलिप बर्सेट टेबलाइड करके मुकदमा है या कोई है, इस जो कार्लिल बनाम कार्बोनिक स्मोक बॉल कंपनी है उससे पूर्व यानी कार्लिल बनाम कार्बोनिक स्मोक बॉल कंपनी का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसमें जो सबसे पहले मुकदमा वहां इंग्लैंड में डिसाइड हुआ, उसमें न्यायालय ने यह विचार अपनाया, उस समय हमारा 1872 का भारतीय संविधान अधिनियम नहीं है, ठीक है। 1872 का भारतीय संविधान अधिनियम उस समय नहीं है जिस समय की बात हो रही है, और वो बात कहां की हो रही है, इंग्लैंड की, ठीक है। इंग्लैंड की जो निर्णय विधि है वो संविधान विधि में केवल और केवल हमारी धाराओं के ऐतिहासिक परिदृश्य को जानने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी और बताई जाती है, अन्यथा आज की तिथि पर हमारा भारतीय संविधान अधिनियम है और हम उसी से चलेंगे, ठीक है ना। अंग्रेजी मुकदमों का कोई विधिक महत्व भारतीय संविधान अधिनियम के संदर्भ में इस बात को छोड़कर नहीं है कि हम भारतीय संविधान अधिनियम की जो धाराएं हैं उनके ऐतिहासिक परिदृश्य से परिचित हो सके, इसके अलावा कोई उनका महत्व नहीं है। तो कार्लिल बनाम कार्बोनिक स्मोक बॉल कंपनी, इससे पूर्व अंग्रेजी विधि इस प्रकार की थी और भारतीय संविधान अधिनियम तो तब था ही नहीं कि प्रस्थापना जब तक निश्चित व्यक्ति को न की गई हो तब तक वो प्रतिग्रहित नहीं की जा सकती, ठीक है ना। निश्चित व्यक्ति को होनी चाहिए, जैसे एक लोक प्रकार की प्रस्थापना, जो कोई हमारा खोया कुत्ता ढूंढ लाएगा उसे हम 500 रुपया इनाम देंगे, अनिश्चित व्यक्ति को की गई प्रस्थापना है। तो अंग्रेजी विधि में पूर्व में यह नियम था कि अनिश्चित व्यक्ति को की गई प्रस्थापना यह संविदा का गठन नहीं करती, ठीक है ना। प्रस्थापक ने कुछ कार्य करने का या कुछ कार्य करने के प्रति अपनी रजामंदी जाहिर की है, 500 रुपए देंगे, ठीक है, 500 रुपए देंगे, अपनी रजामंदी उसने जाहिर की है, ठीक है। और चूंकि इसकी लोक सूचना उसने प्रसारित करवाई है इसलिए कम्युनिकेट किया है, ठीक है ना, उसने अपनी इस रजामंदी को संज्ञापित किया है, ठीक है, अन्य व्यक्तियों तक उस कार्य के माध्यम से जिसके माध्यम से संज्ञापित करने का आशय रखता है और प्रयास रखता है, उसके माध्यम से संज्ञापित किया है। अब बस दिक्कत एक ही है कि यह प्रस्थापना संपूर्ण समाज के प्रति है, समाज के किसी निश्चित व्यक्ति के प्रति नहीं है, जो कोई, ये कहा गया है। तो प्रारंभिक जो दिन हैं अंग्रेजी विधि के उसमें उन्होंने इस प्रस्थापना को एक योग्य प्रस्थापना स्वीकार नहीं किया और उन्होंने कहा कि यह प्रस्थापना संविदा का गठन नहीं करती, अभी हमारा संविधान अधिनियम नहीं है, ठीक। उसके बाद कार्लिल बनाम कार्बोनिक स्मोक बॉल कंपनी ये इंग्लैंड में डिसाइड हुआ, इट इज द केस, ठीक है, जिसके आधार पर हमारे यहां भी उस प्रस्थापना की व्याख्या की जाती है
जिसे लोक प्रस्थापना ये कहा जाता है, क्योंकि कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी में प्रस्थापनाओं का एक विशेष प्रकार, ठीक है, प्रस्थापना क्या है तो बता दिया उसने, लेकिन लोक प्रस्थापना ये प्रस्थापनाओं का विशेष प्रकार है जिसमें सामान्य नियम से अलग हटकर प्रस्थापना किसी विशेष व्यक्ति को न होकर संपूर्ण समाज के प्रति यह होती है, ठीक है। कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी है, इसमें क्या थी, एक दवा बनाने की कंपनी है, और दवा बनाने की कंपनी ने इन्फ्लुएंजा इसकी दवाई बनाई है और संपूर्ण इंग्लैंड को एक प्रस्थापना दी है। उन्होंने प्रचार करवाया कि जो कोई इस दवा को हमारे द्वारा बताए गए तरीके से उपयोग करेगा और फिर भी उसे इन्फ्लुएंजा हो जाएगा तो उसे 1000 पाउंड यानी कितने रुपए इनाम में दिए जाएंगे, और अपनी बात को और बल देने के लिए उन्होंने कुछ धनराशि बैंक में जमा की है, ऐसा प्रचार भी उनकी ओर से किया गया। कालांतर में क्या हुआ, एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसने इन्फ्लुएंजा की दवाई इनकी कंपनी की ओर से बताए गए तरीके से उपयोग की, उसके बाद भी उसे इन्फ्लुएंजा हुआ। उसने कहा इन्होंने प्रस्थापना दी थी संपूर्ण समाज को, ठीक है, प्रस्थापना संपूर्ण समाज को थी। प्रस्थापना क्या थी, हम काम करेंगे 1000 रुपए इनाम देने का यदि आप इन्फ्लुएंजा की दवाई मेरे द्वारा बताए गए तरीके से खाएंगे और फिर भी इन्फ्लुएंजा हो जाएगा तो हम ये काम करेंगे कि 1000 रुपए आपको देंगे, और अपनी इस रजामंदी को संज्ञापित किया, ठीक है, और संज्ञापित किया संपूर्ण समाज के प्रति। हाँ, ये ठीक है कि किसी निश्चित व्यक्ति के प्रति यह संज्ञापना नहीं थी, यह कम्युनिकेशन एक निश्चित व्यक्ति को संबोधित नहीं था, यह सही है, लेकिन उसका कहना यह था कार्लिल जो रहा होगा, क्योंकि कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी में जो रहा होगा वह भी उसका कहना यह था कि संज्ञापना निश्चित व्यक्ति को न हो, लेकिन आपने कहा था जो कोई, और जो कोई में तो हम आते हैं, ठीक है, तो कानून के मुताबिक किसी निश्चित व्यक्ति के प्रति प्रस्थापना होनी चाहिए, ऐसा ध्वनित नहीं होता, ठीक है ना, ए के प्रति होनी चाहिए, बी के प्रति होनी चाहिए, ऐसा नहीं। प्रस्थापना में ऐसा कोई बात नहीं, हमारा संविदा अधिनियम अभी नहीं है, यह ध्यान रखना। तो कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी में कोर्ट ने यह डिसाइड किया, सारी आपत्ति, और उन्होंने यह भी आपत्ति उठाई कि इसका क्या सबूत है कि इन्होंने हमारे द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन किया। तो कोर्ट ने कहा कि चलत प्रकार की, यानी जो लोक प्रस्थापना है, यह चलत प्रकार की प्रस्थापना है, कंटिन्यूइंग प्रपोजल है कि जो कोई, ठीक है, अच्छा, काम ऐसा भी हो सकता है, यानी लोक प्रस्थापना ऐसे काम को करने की भी हो सकती है जो सिर्फ एक बार हो सकता है, सिर्फ एक बार किया जा सकता है। जैसे जो कोई मेरा खोया बेटा ढूंढ कर लाएगा तो बेटा तो एक ही बार ढूंढा जा सकता है, ठीक है, लोक प्रस्थापना यहां जैसे ही बेटा ढूंढा गया बंद हो गई, अब दोबारा ये प्रस्थापना सुई का मतलब प्रतिग्रहित नहीं हो सकती। लेकिन लोक प्रस्थापना ऐसी भी हो सकती है जो कंटिन्यूइंग ढंग की हो, चलत प्रकार की हो, जैसी कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी में है। जो कोई, जितने लोग इस प्रकार से प्रतिग्रहण करेंगे प्रस्थापना का, ठीक है ना, जिनके प्रति यह प्रस्थापना की गई है, उतनी बार आप संविदा से बाध्य हो सकते हैं। कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी में कोर्ट ने डिसाइड किया कि आपने यह कहा कि जो कोई हमारे बताए गए तरीके से
क्या करेगा, दवा का उपभोग करेगा, उसे हम इतने पैसे देंगे। और ये लोक प्रस्थापना आपने दी, तो व्यक्ति के प्रति प्रस्थापना ये करना आपका विशेषाधिकार था। और लोक के प्रति प्रस्थापना ये भी आप कर सकते थे, आपने लोक के प्रति प्रस्थापना किया, ठीक है। आपने प्रस्थापना किसके प्रति की, लोक के प्रति। दोनों आप कर सकते थे, व्यक्ति के प्रति भी कर सकते थे और लोक के प्रति भी कर सकते थे। आगे हम लोग देखेंगे जिस प्रकार से प्रस्थापना की संसूचना किसे, जिस व्यक्ति के प्रति प्रस्थापना की गई उसे देना जरूरी है, ऐसे ही प्रतिग्रहण की संसूचना, ठीक है, जिसके प्रति प्रस्थापना की गई है वही तो प्रतिग्रहण करेगा, ठीक है। तो जब वो प्रतिग्रहण कर लेगा अर्थात अपनी अनुमति दे देगा, प्रतिग्रहण करने का मतलब क्या हुआ, उस कार्य कार्यवृत्ति के प्रति, उस कार्य कार्यवृत्ति की जो रजामंदी उसके पास भेजी गई है उसकी अनुमति प्राप्त करने के लिए उसके प्रति अपनी अनुमति दे देगा, तो उसने प्रस्थापना को प्रतिग्रहित किया, यह कहा जाएगा। और फिर वो इस प्रतिग्रहण की संसूचना वापस प्रस्थापक को भेजेगा, और जब प्रस्थापक इस संसूचना को पा लेगा कि उसकी प्रस्थापना प्रतिग्रहित हो गई है, तब प्रस्थापना प्रतिग्रहित होकर वचन में परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है ना। और फिर आगे संविदा का प्रोसेस चल पड़ेगा। तो कोर्ट ने कहा कि प्रतिग्रहण की जो संसूचना है वो भी प्रस्थापक को मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं, ठीक है। यानी संविदा का गठन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि प्रतिग्रहण की संसूचना यानी अनुमति संबंधित व्यक्ति ने कार्य या कार्यवृत्ति के प्रति दे दी है, ठीक है ना। यह संसूचना जब तक प्रस्थापना करने वाले या प्रस्थापक को, ठीक है, प्रतिग्रहीता अर्थात जिसकी अनुमति प्राप्त की गई थी उसकी ओर से न दे दी जाए तब तक संविदा का गठन नहीं होता। यह सही है, लेकिन उन्होंने कहा कानून में यह बात प्रस्थापक के फायदे के लिए लिखी गई है, ठीक है ना, कि प्रस्थापक को प्रतिग्रहण की संसूचना मिलनी चाहिए, अदरवाइज संविदा का गठन नहीं होगा। यह प्रस्थापक के फायदे के लिए लिखी गई बात है, और तुम्हारे फायदे के लिए कानून में जो कुछ तुम्हें दिया गया है वो आप छोड़ सकते हैं। आपको अपील का अधिकार दिया गया, आप छोड़ दो। आपको रेस जुडिकेटा का अधिकार दिया गया, आप छोड़ दो, ठीक है ना। आपके फायदे के लिए जो कुछ आपको मिला है वो यदि आप छोड़ते हैं तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। तो कोर्ट ने कहा कार्लिन बनाम कार्बोलिक स्मोक वाल कंपनी में कि चूंकि ये सारी शर्तें इसमें आपके फायदे के लिए जोड़ी गई थी, ठीक है ना, इसमें नहीं, यानी कानून में ये जो शर्तें हैं कि आपको प्रतिग्रहण की संसूचना मिलनी चाहिए थी, अर्थात जिस व्यक्ति ने आपके द्वारा जो प्रस्थापना दी गई थी कि एक हमारी दवाई निश्चित तरीके से जो खाएगा और फिर भी इन्फ्लुएंजा से ग्रसित होगा उसे हम 1000 रुपए देंगे, तो अगर किसी ने दवाई खाई है उस तरीके से तो उसकी संसूचना आपको मिलनी चाहिए। यह बात आपके फायदे के लिए थी, लेकिन आपने स्वयं प्रस्थापना को इस ढंग से किया कि उससे यह प्रतीत हो रहा है कि कानून में यह जो आपके फायदे की बात थी उसे आपने खुद छोड़ दिया, आपने खुद छोड़ दिया। इसलिए जैसे ही किसी ने आपकी प्रस्थापना को प्रतिग्रहित किया, ठीक है ना, और प्रतिग्रहण का तरीका भी आपने स्वयं बता दिया कि ऐसे ही प्रतिग्रहण आप करेंगे, तो उसने कर लिया वैसे प्रतिग्रहण। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि हम 1000 रुपया इसे नहीं देंगे, अब तो आपको अपनी प्रस्थापना का पालन करना ही होगा। और अभी ये सिद्धांत जो कार्लिन बनाम कार्बोलिक स्मोक वाल कंपनी में आया वो हमारी प्रस्थापना की परिभाषा पर लागू नहीं हो सकता, अभी नहीं हो सकता, ठीक है, अभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी प्रस्थापना की परिभाषा में जो ध्वनित हो रहा है शब्दों से, ठीक है, वो ये ध्वनित हो रहा है कि प्रस्थापना निश्चित व्यक्ति को होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारी प्रस्थापना की जो अधिनियमित विधि में परिभाषा दी गई है
उसमें उस ढंग की प्रस्थापना नहीं की जा सकती जैसे कार्निल बनाम कार्बोनिक स्मोक वाल कंपनी में की गई थी। ठीक है, क्योंकि हमारी प्रस्थापना के भी शब्द यही हैं, किसी अन्य को कहता है, जबकि एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को किसी बात को करने या करने से परिवर्त रहने की अपनी रजामंदी किसी अन्य को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है। ठीक है, तो अन्य को इसमें जनता का कोई भी व्यक्ति जो अनाम है, ठीक है, जिसका कोई नाम नहीं है, ठीक है, उसे भी दी जा सकती है इस परिभाषा के मुताबिक, या हम यूं कहें इस परिभाषा के मुताबिक किसी अनाम व्यक्ति को प्रस्थापना नहीं दी जा सकती, ये नहीं कहा जा सकता। ठीक है ना। लेकिन सिर्फ कार्निल बनाम कार्बोनिक स्मोक वाल कंपनी के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि वो प्रस्थापना जो अन्य व्यक्ति की डेफिनेशन में आने वाले व्यक्ति को की गई है, अर्थात लोक प्रस्थापना है, किंतु किसी निश्चित व्यक्ति को नहीं की गई वो, ठीक है, आएगी या नहीं आएगी, ये कार्निल बनाम कार्बोनिक स्मोक वाल कंपनी के आधार पर डिसाइड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं। ठीक है, और हमारी अपनी विधि है, और जहां हमारा इनेक्टेड लॉ है वहां हम अपने इनेक्टेड लॉ को फॉलो करेंगे, और हमारे इनेक्टेड लॉ की वही व्याख्या हम मानेंगे जो हमारे उच्चतम न्यायालय ने दी हो। हाँ, प्रीवी काउंसिल ने कुछ डिसाइड किया होता मान लेते हैं, क्योंकि वो हमारे देश का उच्चतम न्यायालय एक समय रहा है। ठीक है ना। हाँ, तब नहीं मानते प्रीवी काउंसिल ने डिसाइड किया होता, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उसे उलट दिया होता, तब भी नहीं मानते। लेकिन कार्निल बनाम कार्बोनिक स्मोक वाल कंपनी, ये तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स या कोर्ट ऑफ अपील यानी इंग्लैंड के न्यायालय ने डिसाइड किया, जो कभी हमारे देश के न्यायालय नहीं रहे। हाँ, ये ठीक है कि हमारे देश की जो अधिनियमित विधि है वो भी लोक प्रकार की प्रस्थापना को मान्यता देती प्रतीत हो रही है, लेकिन हमारे देश में जो अधिनियमित विधि प्रचलित है उसमें प्रस्थापना की जो डेफिनेशन है, ठीक है, वो हमारे देश के उच्चतम न्यायालय द्वारा व्याख्या की जानी चाहिए, और व्याख्या हुई मैकफरसन वर्सेस अपर्णा। ठीक है, इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस सिद्धांत को मान्यता दी जो कार्निल बनाम कार्बोनिक स्मोक वाल कंपनी में आया। उन्होंने कहा कि भारतीय संविदा विधि में जो प्रस्थापना की डेफिनेशन दी गई है उसमें चूंकि अन्य व्यक्ति को उसकी अनुमति प्रस्थापना के प्रति प्राप्त करने हेतु प्रस्थापक की रजामंदी यदि संज्ञापित की जाए, ठीक है, तो प्रस्थापना को वैध ढंग से किया हुआ माना जा सकता है। इसलिए लोक प्रस्थापना, जबकि प्रस्थापक अनिश्चित व्यक्तियों को जो अन्य व्यक्ति की श्रेणी में आ जाते हैं, अपने द्वारा किसी कार्य को करने या कार्य से विरत रहने की अपनी रजामंदी संज्ञापित कर देता है, तो यह माना जाएगा कि उसने भारतीय संविदा अधिनियम की भाषा में, ठीक है, प्रस्थापना कर दी है। ठीक है ना। तो प्रस्थापना एक प्रकार की जो एक निश्चित व्यक्ति को हो, और दूसरी लोक प्रस्थापना जो अनिश्चित व्यक्तियों को होती है। अब तीसरी बात कि कोई प्रस्थापना की गई है, और आपको मालूम नहीं है कि प्रस्थापना हुई है, आपको नहीं मालूम प्रस्थापना हुई है, और आपने ठीक वही काम कर दिया, काम वही ठीक किया है जिसके बारे में प्रस्थापना की गई थी, जिसके बारे में प्रस्थापना थी, आपने ठीक वही काम किया, लेकिन आपको मालूम नहीं था कि हम जो कुछ करने जा रहे हैं इसके संबंध में कोई प्रस्थापना भी है। ठीक है ना। तो उस काम को करने के आधार पर जिसके संबंध में प्रस्थापना है किंतु आपको ज्ञान नहीं है, उस प्रस्थापना के आधार पर, काम किए जाने के आधार पर, क्या आप उस व्यक्ति को जिसने वो प्रस्थापना की थी, ठीक है, संविदा के अंतर्गत या संविदा विधि के अंतर्गत संविदा के अपालन के लिए दायी ठहरा सकते हो, अर्थात अपने प्रति अपनी प्रस्थापना का पालन
वो करे, इस बात के लिए उसे विवश कर सकते हो। इस बात का उत्तर आप लोगों को खूब मालूम है। लालमन बनाम गौरी दत्त, लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त, इस मुकदमे में दिया गया है। क्या हुआ था, वादी ने जिसका लड़का खो गया था उसे ढूंढ लाने के संबंध में एक प्रस्तावना दी कि जो कोई ढूंढ लाएगा उसे 10,000 रुपए, 20,000, 50,000 जो भी इनाम देंगे। और उनका अपना सेवक इस प्रस्तावना के किए जाने के पूर्व ही लड़के को ढूंढने चला गया था और बाई चांस लड़का उसी को मिल गया। वो लेकर आया। प्रश्न ये था कि क्या इनाम की राशि पाने का वो हकदार है, क्योंकि लोक प्रकार की प्रस्तावना है, चलत प्रकार की प्रस्तावना है, और प्रस्तावना में वर्णित काम उसने कर दिया है, लड़के को ढूंढ लाया। लेकिन जिस समय उसने प्रस्तावना में वर्णित काम किया उस समय उसे प्रस्तावना का ज्ञान ही नहीं है। इसलिए प्रस्तावना कभी प्रतिग्रहित हुई ये तो कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि प्रस्तावना प्रतिग्रहित हो इसके लिए जो प्रस्तावना को प्रतिग्रहित कर रहा है उसे कम से कम प्रस्तावना का ज्ञान तो हो। जिस बात का आपको ज्ञान ही नहीं है, जिस तथ्य का, उस तथ्य को आप प्रतिग्रहित कैसे कर लेंगे। कार्लिन बनाम कार्बोलिक स्मोक वाल कंपनी या मैकफरसन वर्सेस अपर्णा, वहां स्थिति दूसरी है, यहां स्थिति दूसरी है। नो डाउट वहां भी लोक प्रस्तावना है, यहां भी लोक प्रस्तावना है, और यहां भी कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्ति की श्रेणी में आ सकता है, वहां भी आ सकता है, सारी बातें ठीक, लेकिन कम से कम प्रस्तावना का ज्ञान तो चाहिए। अब जो प्रस्तावना का ज्ञान ही नहीं तो ये कैसे मान लिया जाए कि आप प्रस्तावना को प्रतिग्रहित कर सकते थे, और जब अगर प्रस्तावना को प्रतिग्रहित ही नहीं कर सकते थे तो प्रतिग्रहित प्रस्तावना ही तो वचन बनेगी। आगे का मामला ही तब शुरू होगा जब प्रस्तावना प्रतिग्रहित हो। ठीक है, प्रस्तावना तो कभी प्रतिग्रहित हुई नहीं, क्योंकि जिस समय आप ढूंढने गए लड़के को उस समय तक कोई प्रस्तावना थी नहीं, आपके जाने के बाद हुई तो उसका ज्ञान आपको नहीं हो सकता। और इस बात को आगे अन्य देशों में, हालांकि हमारे उच्चतम न्यायालय ने अभी इस पर कुछ खुली बात नहीं कही है, लेकिन फिर भी अन्य देशों में यह डिसाइड हुआ है कि प्रस्तावना प्रतिग्रहण करते समय अगर प्रतिग्रहिता के मन में प्रस्तावना भले ही उसे पता है, लेकिन जिस समय वो प्रतिग्रहित कर रहा है या प्रतिग्रहित करने वाला काम कर रहा है उस समय वो प्रस्तावना को भूल चुका है, तो भी भले ही उसे प्रस्तावना का ज्ञान था, ये नहीं मानेंगे कि उसने प्रस्तावना को अपनी इच्छा से प्रतिग्रहित किया है। ठीक है ना, और जब इच्छा से प्रतिग्रहित नहीं किया तो फिर वचन में परिवर्तित नहीं हुई। ऑस्ट्रेलिया में एक उदाहरण दिया हुआ, उन्होंने कहा कि एक आदमी ने, मान लीजिए एक बंदरगाह पे घोषित हुआ कि जो कोई अमुक जलराशि को तैर कर पार कर लेगा उसे इतने रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, एक व्यक्ति को प्रस्तावना पता है, बाई चांस उसे किसी ने धक्का दे दिया, वो तैरना भी जानता है। ठीक है, वो तैरना भी जानता है, लेकिन हर तैरना जानने वाला इतनी हिम्मत कर ले कि उस जलराशि को तैर कर पार करे, ये जरूरी नहीं है। ऐसे लोग हो सकते हो कहेंगे हमें भैया छोड़ो, हमें नहीं चाहिए इनाम, हम नहीं घुसेंगे, जबकि वो इतने कुशल तैराक हैं कि उस जलराशि से निकल सकते हैं, और बाई चांस उन्हें धक्का दे दिया। ठीक है, उस जलराशि में अब तो वो मजबूरी में पड़ गए हैं, अब तो वो अपनी तैरने की विधा का इस्तेमाल करेंगे ही, और उन्होंने कुशलतापूर्वक अपने तैरने की विधा का इस्तेमाल किया। लेकिन उस क्षण कोई युक्ति संगत मनुष्य ये नहीं मान सकता, ठीक है, कि जो आदमी 10 मिनट पहले ये कह रहा था कि भैया हमें नहीं चाहिए इनाम, ऐसी की तैसी में गया, हम नहीं कूदेंगे, अगर उसने वो जलराशि सफलतापूर्वक तैरकर पार भी कर ली तो उसने वो जलराशि तैरकर सफलतापूर्वक जो पार की वो इनाम प्राप्त करने के लिए की, ये तो कोई युक्ति संगत मनुष्य नहीं मान सकता। उसने निश्चित रूप से वो जलराशि इनाम प्राप्त करने के लिए नहीं, अपने प्राण बचाने के लिए ठीक है पार की है। और ऐसी दशा में नो डाउट उसे प्रस्थापना का ज्ञान था, लेकिन फिर भी प्रस्थापना प्रतिग्रहित हुई ये नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि पक्षकारों में
प्रस्थापना के प्रतिग्रहण के समय प्रस्थापना को प्रतिग्रहित करने का आशय था, यह बिल्कुल नहीं माना जा सकता। हालांकि हमारे यहां संविदा के गठन के लिए पक्षकारों में संविदा का आशय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यह खुला प्रश्न है अभी भी। लेकिन फिलहाल अन्य जगहों पर यह डिसाइड हुआ और उच्चतम न्यायालय जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा में यह कहा जा सकता है कि धीमे धीमे दिशा वही है कि पक्षकारों में संविदा करने का आशय उस समय होना चाहिए जिस समय वे संविदा में, ठीक है, या प्रस्थापना या प्रतिग्रहण कर रहे हैं, संविदा में प्रवेश करने लायक कामों को कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल स्थिति यह कि प्रस्थापना किस ढंग से की जा सकती है, प्रस्थापना कितने प्रकार की होती है और क्या प्रस्थापना उस व्यक्ति द्वारा प्रतिग्रहित हो सकती है जिसे प्रस्थापना का ज्ञान नहीं है। इन तीन प्रश्नों पर हम लोगों ने बात की। कल प्रतिग्रहण पर बात करेंगे, देखेंगे।